नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नेपाल में जो हुआ वैसा भारत में नहीं होगा, ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। ऐसा कहने के पीछे कारण है और उस कारण को जानने समझने के लिए नेपाल में जो हुआ उसे संपूर्णता में देखना होगा। हालांकि एक वर्ग है भारत में जो उत्साही, वो बता रहा है कि साहब नेपाल में क्या हुआ, लेकिन वो पूरा सच नहीं बता रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही उत्साही वर्ग है जो जब श्रीलंका में घटना हुई तो उन्होंने कहा कि साहब अब जो है भारत में कुछ हो सकता है। फिर जब बांग्लादेश में हुआ तो उन्होंने कहा कि भारत में कुछ हो सकता है। लेकिन ना श्रीलंका के बाद भारत में कुछ हुआ, ना बांग्लादेश के बाद भारत में कुछ हुआ, और ना नेपाल के बाद भारत में कुछ होने वाला है। ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भारत के अंदर एक वर्ग है जो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा है उस बात को आप अलग रखिए। असली कहानी जो है उसको आप जानिए कि नेपाल में इस तरह की परिस्थितियां बनी क्यों, उन परिस्थितियों के बनने के पीछे का कारण क्या रहा। तब आप समझेंगे कि भारत में ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, और वो आप तभी समझ पाएंगे, उस निष्कर्ष पर तभी पहुंच पाएंगे जब आप नेपाल में हुए घटनाक्रम के मूल कारण को समझ पाएंगे। तो हम मूल कारण पर सीधे आते हैं कि आखिर में नेपाल में जो इतना बड़ा कोहराम मचा, जो इतना बड़ा राजनीतिक तख्तापलट हुआ, उसके पीछे का कारण क्या रहा। 3-4 बातें मोटे तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। पहली चीज भ्रष्टाचार है, और यह भ्रष्टाचार पक्ष और विपक्ष दोनों का है। जी हां, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी लगे हुए हैं लूट खसोट में, और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी इसी में लगे हुए हैं। तो अब जनता की आवाज कौन बनेगा? जब पक्ष विपक्ष में बैठे दोनों तरफ के नेता आपस में गलबहियां कर रहे हैं और देश के संसाधन को लूट रहे हैं, तब जनता किसके पास जाएगी? तो जनता के पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। दूसरा कारण, दोनों ही यानी पक्ष विपक्ष मिलकर अपने बेटा बेटियों का भविष्य बनाने में लग गए। अब आप अगर अपने परिवार का भविष्य बनाने में जुटेंगे तो जो देश का युवा है उसका भविष्य कौन बनाएगा? उसके लिए रोजगार के अवसर कौन पैदा करेगा? इस कारण वहां का युवा आंदोलित हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो साहब आप दोनों लोग मिलकर जो है संसाधनों की लूट कर रहे हैं, और दूसरा उन संसाधनों पर सबका अधिकार है। तो उस अधिकार को देने की बजाय आप उन्हें चंद लोगों को सौंप दे रहे हैं, और जिन्हें सौंप रहे हैं वो उस एलिट वर्ग से जुड़े हुए हैं। उस एलिट वर्ग के क्या है? चश्मो चिराग है, आप उनको दे रहे हैं। तो क्या होगा? तो युवा जो है वो भड़केगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो रोजगार पैदा नहीं होता है। अब जब रोजगार पैदा नहीं होगा, उसके वो पढ़ लिख कर आया है, डिग्रीधारी है और बेरोजगार टहल रहा है, उसके हाथ में पैसे नहीं है, और साहब वो देख रहा है कि ये देखिए फलाने नेता के बेटा हैं, ढिमकाने नेता के बेटा हैं, बेटी हैं, और किस तरह से टहल घूम रहे हैं, किस तरह से जो है जीवन जी रहे हैं, और हम यहां मुफलिसी में रहने के लिए मजबूर हैं। तब वो युवा जो है मजबूर हो जाएगा आंदोलित होने के लिए। ये परिस्थितियां नेपाल में रही। लेकिन भारत में क्या है? भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने छेड़ रखी है। अभी पीएम-सीएम बिल आया, बड़ा विरोध हुआ पीएम-सीएम बिल का। कई सारे राजनीतिक दलों ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो भेजा गया उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। कहा साहब ये तो सरकार गिराने की साजिश है। लीजिए, अरे ये सरकार गिराने की साजिश है या फिर शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोगों में सुचित्ता और नैतिकता स्थापित करने की कोशिश है? भाई पीएम-सीएम बिल का क्रक्स क्या है? पीएम-सीएम बिल का क्रक्स यही है कि अगर आप पर आरोप लगता है और 30 दिन के भीतर
आप पर आरोप लगा, आप जेल चले गए, अब 30 दिन आप वहीं रह गए, तो कुर्सी छोड़िए। तो इसमें ये तो आप एक तरह से कहें कि एक मापदंड तय किया जा रहा है। और आपके लिए मापदंड अलग क्यों हो भाई? नेपाल में लोग सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनका नियम कानून उनके लिए अलग है और एक आम आदमी के लिए नियम कानून अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही काम कर दिया कि नहीं, सबके लिए कानून बराबर है। अगर कोई व्यक्ति जेल जा रहा है और जेल जाने के बाद वो तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित हो जाता है, तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं और आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, तो आप कैसे पद पर बने रह सकते हैं? ये तो आप एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी पहल है। उस पहल का स्वागत करने की बजाय क्या किया गया? उसका विरोध किया गया। तो आप भारत में परिस्थितियां एकदम अलग है। भारत में जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहा है और वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये क्या कर रहे हैं सर? ये सभी लोग उन, आप कहें कि संदूकों तक पहुंच रहे हैं, उन बैंक लॉकरों तक पहुंच रहे हैं, उस बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं जहां पर काला धन जमा है, उसको निकाला जा रहा है। तब क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब देखिए ये तो जो सरकार है वो विपक्ष को परेशान कर रही है। अब ये विपक्ष को परेशान करने वाली बात हुई या फिर भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान चल रहा है वो उस अभियान में बाकायदे सहयोग देना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें तो कायदे से समूचे विपक्ष को कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए यहां अभियान सिर्फ एक चीज का चल रहा है कि भ्रष्टाचार शीर्ष स्तर पर नहीं पनपने दिया जाएगा। फिर आप देखिए एक आरोप और लगा सरकार पर कि साहब ये जो है आप ये कहें कि पूंजीपतियों की पर ज़्यादा का ख्याल रखती है, यह आरोप लगाया। अब यही लोग कह रहे हैं, यही लोग यानी हिंदुस्तान का विपक्षी कह रहा है कि अब पूंजीपतियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार नकेल कस रही है। तो यह तो स्वागत योग्य कदम है, स्वागत किया जाना चाहिए कि देखिए ये जो सरकार है ये आम आदमी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार पर भी काम कर रही है, ये पूंजीपतियों पर भी कार्रवाई कर रही है, यानी कानून के मामले में किसी को नहीं छोड़ रही है। अब ये उसका स्वागत नहीं होगा, उसका विरोध होगा। और फिर इनका जो इनसे जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो आप कहें कि इनका जो इकोसिस्टम है वो कहेगा कि नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। भैया कैसे बन सकती है? नेपाल में जो हुआ उसका हमने आपको कारण बताया। उस तरह की कोई भी परिस्थिति जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो यहाँ का मुखिया है, वो तो बनने ही नहीं दे रहे हैं। वो तो उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बेटा बेटी तो है नहीं, लेकिन आप विपक्ष में देख लीजिए जरा, राजद कौन चला रहा है, कांग्रेस कौन चला रहा है, पूरी फहरिस्त है बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो दरअसल आप ये कहें कि हिंदुस्तान की परिस्थिति एकदम भिन्न है। और एक हद तक हम विपक्ष को भी इस बात का श्रेय देना होगा। वो ठीक बात है कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जब वंशवाद परिवारवाद की बात आती है तब वो सरकार को ही घेरने लगते हैं। लेकिन यह भी है कि जिस तरह से नेपाल में पक्ष और विपक्ष ने गलवहियां कर ली थी उस तरह से हिंदुस्तान में नहीं है। विपक्ष अभी भी जनता की आवाज को आवाज दे रहा है, उसने मुंह नहीं मोड़ा है। अब एसआईआर को लेकर भले ही एक असहमति हो, सत्ता पक्ष, जो लोग सत्ता पक्ष को समर्थन करते हैं वो भले ही ये मान रहे हो कि नहीं राहुल गांधी गड़बड़ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इससे एक बात तो है कि राहुल गांधी की जो मुहिम है उससे उस विपक्ष को
आप ये कहें कि जो 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 जनता है, जो जिसको लगता है कि नहीं सरकार गड़बड़ कर रही है, उसको विपक्ष आवाज भी दे रहा है। तो एक तरह से आप ये कहें कि नेपाल में जिस तरह की चीजें हैं वैसा हिंदुस्तान में नहीं है। यहां विपक्ष लेट नहीं गया है सत्ता पक्ष के सामने, तमाम सारी आप ये कहें कि विसंगतियों के बावजूद, ये मानना पड़ेगा। तो यहां सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है, बेरोजगारी पर काम कर रही है, और जो विपक्ष है वो नतमस्तक नहीं है सत्ता के सामने, वो सत्ता से दो दो हाथ कर रहा है। इसलिए भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति कभी नहीं बनेगी।